नमस्कार। हम लोग पश्चिमीकरण की अवधारणा जो एम एन श्रीनिवास ने दी थी, उसकी चर्चा कर रहे थे और किस प्रकार पश्चिमीकरण के माध्यम से समाज की जो सामाजिक जीवन है और इसके जो में सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन उसमें परिवर्तन आए थे, उसकी हमने चर्चा कल करी थी। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार राजनीतिक जो जीवन है तथा हमारी कला संस्कृति, हमारी जो म्यूज़िक है, हमारे और इसके अलावा हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उस पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ा था। राजनीतिक क्षेत्र में भी अंग्रेज़ी साम्राज्य स्थापित होने के पश्चात क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे। शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारतीय शासन व्यवस्था की 3 मुख्य विशेषताएं थी। सबसे पहला कि ग्राम पंचायत की राजनीतिक इकाइयों के रूप में स्वतंत्र सत्ता थी। दूसरा, शासन व्यवस्था में धार्मिक सिद्धांतों को मान्यता दी जाती थी। और तीसरी बात कि विभिन्न प्रांतों में विभिन्न शासक द्वारा अलग अलग शासन व्यवस्था लागू होती थी। अंग्रेज़ों ने इन तीनों तत्वों को जड़ से उखाड़ दिया और पंचायतों के अधिकारों को छीन लिया। शासन प्रबंध के क्षेत्र में धर्म का बहिष्कार किया गया और देश में समान शासन व्यवस्था स्थापित हुई। राजनीतिक मामलों में उनकी विभाजन और शोषण करने की डिवाइड एंड रूल की जो नीति थी उसको अलग अलग निकालकर विवेचन किया जाए तो सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि भारत को समान शासन सूत्र में बांधकर शांति और सुरक्षा स्थापित करने का श्रेय अंग्रेज़ों को ही जाता है। इस प्रकार अंग्रेज़ी शासनकाल में देश का राजनीतिक एकीकरण हुआ और सन 1857 की क्रांति से अंग्रेज़ों ने जो पाठ सीखा उसके वजह से सैनिक शक्ति को पर्याप्त दृढ़ बनाया गया और जिसके फलस्वरूप बाह्य और आंतरिक शांति और सुरक्षा की स्थापना हुई। इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासनकाल में भारत का अन्य अनेक देशों के साथ राजनीतिक संबंध भी स्थापित हुए और साथ ही यातायात और संचार के साधनों में भी प्रगति के फलस्वरूप विभिन्न प्रांत, जाति और धर्म के लोग एक दूसरे से निकट संपर्क में आने लगे और राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी। पश्चिम की राष्ट्रीय चेतना की जो लहर थी वो और साथ ही अंग्रेज़ों के आर्थिक शोषण तथा राजनीतिक प्रभुता, कूटनीति व अत्याचार ने इस देश के अनेक व्यक्तियों में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया। दादा भाई नौरोजी ने इसी संदर्भ में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ और इसके विकास में पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति, आदर्श, सामाजिक मूल्य, शासन व्यवस्था इत्यादि ने सहायता दी। पश्चिमी आदर्शों को भारतीय नेताओं ने अपनाया और अंग्रेज़ी सुदृढ़ राज सिंहासन भी डगमगाने लगा। फिर भी इस देश में से जाने से पूर्व ब्रिटिश कूटनीति की सांप्रदायिकता और पृथक निर्वाचन के आधार पर इस देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जिस विभेद की सृष्टि करने में सफल हुए उसी का प्रत्यक्ष फल हुआ कि भारत 2 अलग अलग देशों में उसका विभाजन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाश्चात्य प्रभाव के कारण ही इस देश में लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक संस्थाओं का भी विकास होने लगा। ब्रिटिश शासन व्यवस्था पूंजीवादी आदर्शों पर आधारित थी जो स्वयं अनेक सामाजिक दोषों से जुड़ी हुई थी। इन दोषों की प्रक्रिया के फलस्वरूप साम्यवादी, समाजवादी और व्यक्तिवादी राजनीतिक विचारों और सिद्धांतों का प्रसार भी देश में होने लगा। पाश्चात्य आदर्श और मूल्यों के प्रभाव से के कारण वैधानिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रगति हुई। देश के विधान को जाति, धर्म और वर्ग स्वार्थ से ऊपर उठाकर सर्वोपरि महत्व का स्थान देने की भावना का विकास हुआ।
कानूनी मामलों में ब्राह्मणों और मुल्लाओं को जो पहले विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं वो समाप्त कर दी गई। अब कानून के सामने सब एक समान होते थे और यह भावना पनपने से जाति, धर्म और वंश के आधार पर जो विशेषाधिकार थे उनकी वैधिक मान्यता समाप्त हुई। पाश्चात्य विधान के प्रभाव से व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र भी विस्तृत हुआ। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन पश्चिमीकरण के माध्यम से हुए। विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य पर भी पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ी साहित्य संसार में सब आधुनिक साहित्यों में काफ़ी समृद्ध माना जाता है। इस अंग्रेज़ी साहित्य और यूरोप की अन्य भाषाओं में के भी साहित्य को पढ़ने और समझने और उससे लाभ उठाने का अवसर भारतीय विद्वानों और लेखकों को अंग्रेज़ी भाषा से मिला। इससे हिंदी के साथ साथ अन्य सभी प्रांतीय भाषाओं के साहित्य में पाश्चात्य साहित्यिक शैली, सामग्री और विचारों का समावेश होने लगा और उनका आधुनिकीकरण हुआ। अंग्रेज़ों के राज्य की भारत में स्थापना होने के बाद भारत में खड़ी बोली और ब्रिज भाषा का गद्य अपनी प्रारंभिक दशा में था। खड़ी बोली इस समय काव्य भाषा थी, लेकिन स्थान स्थान पर इसका रूप अलग था। कलकत्ता में जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई तब हिंदी को भी बढ़ावा मिला और इस कॉलेज में से अलग एक हिंदी विभाग की स्थापना की गई। इस प्रकार से हिंदी भाषा और साहित्य पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पर्याप्त रूप से पड़ने लगा। इसी काल में ईसाई पादरियों ने भी बाइबल और अन्य पुस्तकों का हिंदी अनुवाद करना शुरू किया। सन 1829 में राजा राममोहन रॉय ने बंगदूत नामक हिंदी पत्रिका भी निकाली और 1856 में जुगल किशोर ने हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड निकाला। इन सब प्रयत्नों का फल ये हुआ कि गद्य साहित्य का विकास होने लगा। इस प्रकार अंग्रेज़ी साहित्य तथा शिक्षा का सबसे प्रथम प्रभाव ये हुआ कि विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में गद्य साहित्य में एक नव जागरण हुआ और गद्य साहित्य का जो अभाव अब तक था वे धीरे धीरे दूर होने लगा और केवल गद्य ही नहीं, नाटक, उपन्यास और कविता साहित्य भी नए पथ की ओर अग्रसर हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को एक नया पथ दिखाया। आपने साहित्य पर अंग्रेज़ी और बंगाली साहित्य का आपके साहित्य पर अंग्रेज़ी और हिंदी बंगाली साहित्य का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। गद्य साहित्य में उपन्यास और छोटी कहानी का विकास अंग्रेज़ी साहित्य के प्रभाव से तेज़ होने लगा। बंगाली साहित्य के क्षेत्र में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी ने बंगाली उपन्यास और कहानी का विकास उनकी अनुपम देन है। इनके उपन्यास और कहानियों में हिंदू समाज की प्रमुख समस्याओं को स्थान मिला, जो कि अंग्रेज़ी साहित्य का ही प्रभाव था। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अंग्रेज़ी शासन तथा शिक्षा से प्रभावित होकर बंगाल में कुछ लेखकों ने समाज सुधार और राष्ट्रीय जोश की बातें अपनी साहित्य में लिखनी आरंभ करी। उनमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ को भारतीय राष्ट्रीयता की बाइबल कहा जाता है। इसी पुस्तक में उन्होंने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा था। भारतीय नाट्य साहित्य में शेक्सपियर, इब्सन, बर्नार्ड शॉ इत्यादि पाश्चात्य नाटककारों का भी प्रभाव पड़ा। समस्या नाटकों और एकांकी नाटकों का प्रादुर्भाव हुआ। नाटकों की विषय वस्तु के रूप में भारतीय सामाजिक समस्याओं को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ी और रंगमंच के लिए विस्तृत संकेतों का प्रयोग होने लगा।
लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोविंद वल्लभ पंत और आदि नाटककारों की कृतियों में पाश्चात्य प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कविता के क्षेत्र में चतुर्दश पादरियों और संबोधन गीतों का प्रचार होने लगा, जिसके पीछे अंग्रेज़ी के सोनेट और ओड की प्रेरणा होती है। नवविकसित खड़ी बोली की कविता भी पश्चिम साहित्य से प्रभावित थी। आतुकांत कविताओं का भी प्रचार अंग्रेज़ी कविता के प्रभाव से ही हुआ। मधुसूदन दत्त ने बंगाली में और निराला जी ने हिंदी में आतुकांत कविताओं की रचना की। अंग्रेज़ी की ही तरह देशी भाषाओं में भी गीतों और छायावादी कविताओं की रचना होने लगी। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी में छायावाद का प्रारंभ किया और अन्य छायावादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा इत्यादि, जिन पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव इन पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ईसाई धर्म प्रचारकों ने बाइबल के संदेश के प्रचार के लिए देशी भाषाओं में किताबें लिखी और उनके लिए मुद्रणालय खोले। उन्होंने देशी भाषाओं के शब्दकोश और व्याकरण भी बनाए। पश्चिमी विद्वानों ने इन भाषाओं का इतिहास भी लिखा। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही बंगाली, गुजराती और हिंदी में समाचार पत्र भी निकलने लगे। भारत की प्राचीनतम भाषा होने के कारण संस्कृत के अध्ययन का पुनरुद्धार अंग्रेज़ी के माध्यम से विदेशी विद्वानों द्वारा ही हुआ। बिल्किस, विलियम जोन्स, कोलबुक, विल्सन, मोनियर, विलियम्स, मैक्स म्यूलर इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत का संकलन और अनुवाद किया और संस्कृत साहित्य के महत्व की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अंग्रेज़ी, जर्मन और अन्य विदेशी विद्वानों के प्रयत्नों के फलस्वरूप संस्कृत साहित्य में निहित प्राचीन भारतीय दर्शन, धर्म, कला और अन्य श्रेष्ठ विचारों की निधि की पुनर्प्राप्ति हुई। इसके फलस्वरूप न केवल भारत की मर्यादा दुनिया की नज़रों में बढ़ी, बल्कि अंग्रेज़ी जानने वाले लोगों ने संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई और भारतीयों में अपने प्राचीन गौरव के ज्ञान के साथ साथ राष्ट्रीय भावना का विकास होने लगा। अब नृत्य और कला और संगीत के क्षेत्र में भी पश्चिमीकरण के कारण बहुत सारे परिवर्तन हुए। सन 1900 से पूर्व भारत में संरक्षण और प्रोत्साहन की कमी के कारण कुछ रियासतों और संघों में ही के कुछ घरानों को छोड़कर नृत्य और संगीत का अधिक प्रसार नहीं था। लेकिन 1900 के बाद 1900 के बाद पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण नृत्य और संगीत में जागृति आई। इस नवोत्थान में बंगाल के टैगोर परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भाव संगीत का विकास किया। उन्होंने नाटक और नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए नए ढंगों को जनता के सम्मुख रखा। आपने संगीत में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि उन्हें जनता रविंद्र संगीत की संज्ञा देने लगी। रविंद्र संगीत ने भारतीय संगीत के प्रयोगात्मक और साहित्यिक पक्ष को उज्ज्वल किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पाश्चात्य संगीत का प्रभाव नहीं के बराबर है, क्योंकि इन दोनों की असीम भिन्नताएं हैं। लेकिन संगीत ने भारत के सामान्य संगीत पर इतना प्रभाव डाला कि इसे भिन्न करना असंभव है। इस संबंध में बम्बई की फिल्म संगीत सबसे आगे हैं। इन संगीतों में पाश्चात्य संगीत के जो धुनें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। आज बम्बई, मद्रास इत्यादि में फिल्मों में ऑर्केस्ट्रा, डिस्को, रॉक एंड रोल, रॉक एंड पॉप का इतना अधिक प्रयोग किया जा रहा है कि भारतीय पृष्ठभूमि में ये बेतुके लगते हैं। लेकिन संगीत निर्देशक पाश्चात्य संगीत और नृत्यों की काफ़ी नकल करते हैं। नृत्य कला के क्षेत्र में भी पाश्चात्य प्रभाव देखने को मिलता है।
अंग्रेज़ों ने के भारत में आने से पाश्चात्य क्लब और पाश्चात्य नृत्यों का आयोजन होने लगा और धीरे धीरे भारतीय नृत्य कला पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आज की अधिकतर फिल्मों में जो नृत्य देखने को मिलते हैं वो हमें यही जतलाते हैं। बंगाल में टैगोर परिवार ने भारतीय नृत्य कला को पुनः जीवित किया और शांति निकेतन में नृत्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। शास्त्रीय परंपरा पर आधारित आधुनिक नृत्यों में भरतनाट्यम, कथकली और कथक और मणिपुरी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और इतने बड़े देश में शासन प्रबंध का काम चलाने के लिए अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो नौकरशाही शासन व्यवस्था के अंतर्गत दफ्तर आदि का काम कर सके। इतने अधिक लोगों को न तो अंग्रेज़ अपने देश से ला सकते थे और ना ही उनका लाना संभव था, इसलिए यहीं के कुछ लोगों को शिक्षित करना आवश्यक था। इस शिक्षा का प्रसार के उद्देश्य से स्वार्थों की पूर्ति थी, न कि भारतीयों का कल्याण। इसलिए ये शिक्षा किताबी शिक्षा मात्र थी जिसका कोई संबंध तकनीकी शिक्षा से नहीं था। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ईसाई धर्म प्रवर्तकों ने इस देश में अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रारंभ किया और 1835 में लॉर्ड बेंटिक के शासनकाल में लॉर्ड मैकॉले ने स्कूलों में अंग्रेज़ी के माध्यम द्वारा शिक्षा देने का विधान दिया। इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अंग्रेज़ी माध्यम की जो शिक्षा है वो बढ़ने लगी और 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने सरकारी अंग्रेज़ी स्कूलों में शिक्षित व्यक्तियों को राजकीय नौकरी में प्राथमिकता देने की नीति की घोषणा करी। इससे अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा और कुछ ही वर्षों में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सरकार ने स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया और ये भी मानना पड़ेगा कि अंग्रेज़ी शिक्षा प्रगतिशाली शिक्षा थी, क्योंकि पहली बात यह धर्मनिरपेक्ष और उदार थी, साथ ही जो जातियों और धर्म के व्यक्तियों के लिए समान थी, और दूसरी बात यह शिक्षा तार्किक, वैज्ञानिक और प्रजातंत्रवादी विचारधाराओं से भरी हुई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ी शिक्षा के कारण भारतवासियों के विचारों, दृष्टिकोण और रहन सहन में अनेक परिवर्तन होने लगे, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम द्वारा भारतीयों का संबंध विश्व से स्थापित हो गया। अंग्रेज़ी शिक्षा के कारण ही जाति पाति का भेदभाव, अस्पृश्यता की भावना, धार्मिक कट्टरपन और अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ आदि कम होने लगी। कुछ लोगों ने पाश्चात्य विचारों और परंपराओं का अंधाधुन अनुकरण शुरू कर दिया। कुछ ने पाश्चात्य और भारतीय आदर्शों के समन्वय का प्रयत्न किया और कुछ ने हृदय में पाश्चात्य प्रभावों के कारण तथा पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर भारत की प्राचीन श्रेष्ठ आदर्शों के पुनरुत्थान की भावना जागृत हुई। इस प्रकार 19वीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय पुनर्जागरण के युग का सूत्रपात हुआ और भारत का आधुनिकीकरण होने लगा। दूसरी ओर पाश्चात्य शिक्षा का एक बुरा प्रभाव ये भी पड़ा कि भारतीय जनता का एक बाबू वर्ग या क्लर्क वर्ग भी उसका भी जन्म हुआ। इसके अलावा हमारे आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव पश्चिमीकरण की वजह से हुआ। अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना के बाद भारत के आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इससे पहले प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर था, आइसोलेटेड था, अपने आप में एक रिपब्लिक के तरह था और अपनी समस्त आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो खुद ही कर लेता था। साथ ही जो कुछ अनाज पैदा होता था वो अपने आसपास के नगर में की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता था। अंग्रेज़ों के आ जाने के बाद एक और यातायात के साधनों की उन्नति हुई, वहीं दूसरी ओर औद्योगिकीकरण बढ़ा। परिणाम स्वरूप
गांव के आर्थिक निर्भरता धीरे धीरे खत्म होने लगी और खेती का व्यापारीकरण शुरू हुआ, यानी कि खेती की उपज दूर दूर के बाज़ारों में बेची जाने लगी और विशेषकर उद्योग से संबंधित कच्चे माल जैसे कपास आदि का बाज़ार दिन प्रतिदिन विस्तृत होने लगा। यहाँ उल्लेखनीय ये है कि बाहर के विदेशी जो बाज़ार थे उनकी मांग के हिसाब से हमारे उत्पादन, हमारा कृषि भी ढलने लगा। उदाहरण के तौर पर नील की खेती जो पहले नहीं हुआ करती थी वो बंगाल और बिहार में शुरू होने लगी। कैश क्रॉप्स का उत्पादन ज़्यादा शुरू होने लगा। गांव के आर्थिक जीवन का दूसरा प्रभाव ग्रामीण उद्योगों का धीरे धीरे उनका विनाश होने लगा, क्योंकि गृह उद्योग मशीन उद्योग से की प्रतियोगिता में टिक नहीं पाए। साथ ही गांवों में प्रचलित पुरानी भूमि प्रणाली भी समाप्त हुई और ज़मींदारी व्यवस्था कई जगह ज़मींदारी व्यवस्था लागू हुई। ज़मींदार कृषकों पर हर तरह का अत्याचार करने लगे और कृषकों की अवस्था तेज़ी से गिरने लगी। जहां एक शहर के आर्थिक जीवन में परिवर्तन का संबंध था, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन औद्योगिक विकास और पूंजीवादी व्यवस्था का आरंभ होना हुआ। बड़ी बड़ी मिलों और फैक्ट्रियों की स्थापना हुई, मशीनों का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता चला गया और उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। यातायात के साधनों में उन्नति होने के कारण न केवल अंतर प्रांतीय व्यापार बढ़ा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ा। इससे देश के व्यापार और वाणिज्य में उन्नति हुई। उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में प्रतियोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, लेकिन औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के साथ श्रमिक समस्याएं भी उत्पन्न होना शुरू हुई। उन समस्याओं में श्रमिकों के काम करने की दशाओं की समस्या, श्रम आवास की समस्या, स्त्री और बाल श्रमिकों को इसकी समस्या, श्रमिकों के स्वास्थ्य और कार्यकुशलता की समस्या प्रमुख है। पूंजीपति और मालिक वर्ग ने प्रत्येक प्रकार के श्रमिकों का शोषण करना आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक झगड़े देखने को मिले और औद्योगिक संस्थाओं में हड़तालें और तालाबंदियां शुरू हो गई। इतना ही नहीं, श्रमिकों ने अपनी स्थिति को सुधारने और मांगों की पूर्ति के लिए श्रमिक संघों की स्थापना करना शुरू किया और मालिक वर्गों ने मालिक संघों की स्थापना करी। भारत में श्रमिक संघ आंदोलन में पाश्चात्य देशों का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। साथ ही सरकार की ओर से श्रमिकों की दशाओं को सुधारने के लिए श्रम अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण संबंधी अधिनियम पास किए गए। इन अधिनियमों की रूपरेखा के निर्धारण में पाश्चात्य देशों का कुछ भी प्रभाव नहीं था, ऐसा कहना गलत है। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विपरीत प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण भारत में साम्यवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था के आदर्शों और विचारों का प्रसार देखने को मिला। विशेषकर कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी और साम्यवादी आर्थिक विचारों का प्रभाव भारतवासियों पर भी पड़ा। फलस्वरूप आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठी और ये आवाज़ बारंबार गूंज उठी और सरकार और मालिक को बाध्य किया कि वे श्रमिक समस्याओं के प्रति उदासीन न बने रहें और श्रमिकों के कुछ लेने के बदले कुछ दें भी। श्रमिकों में जागरण की लहर आई और ऐसा लगा जैसे सारा राष्ट्र जाग उठा और प्रगति की संभावनाएं भी जाग उठी। तो हमने देखा कि पश्चिमीकरण के कारण किन किन प्रकार के परिवर्तन हमें भारतीय समाज में देखने को मिले और हमारी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन आए। ये हमने M.N. श्रीनिवास की सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में जो बताई गई पश्चिमीकरण की अवधारणा थी, उसकी चर्चा आज समाप्त करी। धन्यवाद।